तो 4 रियासतों और एक मरकज के जेर इंतजाम इलाके में आज पोलिंग हो रही है। सबसे पहले बात बड़ी रियासत मगरबी बंगाल की कर ले। मगरबी बंगाल में तीसरे मरहले के तहत आज 3 अजला 24 जुनूबी परगना और हुगली हावड़ा में वोट डाले जा रहे हैं। जुनूबी परगना की 16, हुगली की 8 और हावड़ा की 7 सीटों पर कुल 205 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। 78,52,000 से ज्यादा वोटर हक दायदही का इस्तेमाल करते हुए कर रहे हैं। 2016 असेंबली इंतखाबात में इन सीटों में से 29 पर तृणमूल कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। यानी आज के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का बहुत कुछ दांव पर है। डायमंड हार्बर लोकसभा के 7 में से 4 असेंबली सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का गढ़ तस्वुर किया जाता है डायमंड हार्बर और अभिषेक बैनर्जी यहां से रुकने पार्लियामेंट हैं। बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के इस मजबूत किले में सेंध मारने की कोशिश कर रही है। आज जिन नुमाइंदा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला वोटर करेंगे उनमें तृणमूल कांग्रेस के असीम पात्रा और नमिता पोरबा, बीजेपी लीडर स्वपन दास गुप्ता और सीपीएम के कांति गांगुली अहम है, जिनकी किस्मत का फैसला आज अवाम वोटर कर देंगे। तो जमहूरियत के जश्न की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। आज मुल्क की 4 रियासतों और एक मरकज के जेर इंतजाम यानी यूटी पुडुचेरी में पोलिंग हो रही है सुबह 7 बजे से और पोलिंग का अमल लगातार जारी है। इस बीच As far as this election is concerned, it's a fight between the secular forces and communal forces. Congress-DMK alliance is for secularism. BJP and other alliance parties are for the communal forces. Therefore, the people of Puducherry fully aware of the issues of power by the BJP government at the center and trying to woo the MLAs by paying huge money, and the ministers also have been threatened and they toppled our newly elected government with the nominated MLAs. Therefore, the people of Puducherry, they are well aware of the atrocities and the misuse of power by BJP government in Puducherry. Now in this election also the BJP is using its money power to win the election. Wherever the BJP candidates are contesting, they are pumping crores of rupees, and the election department and the election commission, they are turning their blind eye. Several complaints have been given, but no action was taken by them. But even then, the people... तो कई बड़े उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज अवाम कर देंगे। अगर मगरबी बंगाल की बात करें तो मगरबी बंगाल में 31 सीटों पर आज पोलिंग हो रही है, तो वहीं आसाम की 40 सीटों पर पोलिंग हो रही है। और आज आसाम में हो रही पोलिंग में वोटर हेमंत बिस्व शर्मा जो कि वहां के मिनिस्टर रहे हैं, उनकी किस्मत का भी फैसला होना। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं मगरबी बंगाल का, जहां से हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज जुड़ रही है। शबाना, आज तीसरे मरहले के तहत मगरबी बंगाल में पोलिंग हो रही है। इस वक्त आप किस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं? चूंकि 9 बज चुके हैं, क्या कुछ नजारे देख पा रही हैं? सबसे पहले बताइएगा। देखिए सना, आप मेरे पीछे ही देख रही होंगी कि किस तरह से वोटर्स यहाँ लाइन लगाकर खड़े हैं और वोट डालने के लिए आए हैं। सुबह से ऐसे ही भीड़ देखी जा रही है। दूर दराज इलाकों से लोग आ रहे हैं क्योंकि ये साउथ 24 परगना का इलाका है जहाँ हम मौजूद हैं। और सबसे अहम बात कि यहाँ देही इलाके जो है वो दूर दराज के इलाके ज़्यादा हैं। वहाँ से लोग जो है वो गाँव से निकल कर एक यहाँ पर आ रहे हैं। एक स्कूल है जहाँ ये वोट डाले जा रहे हैं। तो आप देख सकती हैं कि किस तरह यहाँ सिक्योरिटी के भी इंतजामात हैं। हमारे पीछे आप सिक्योरिटी एहलकारों को भी देख सकती हैं, वोटरों को भी देख सकती हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और वोट डालने के लिए आए हैं। साथ ही यहाँ पर सुबह से ही वोटिंग के लिए लंबी लाइन थी लोगों की, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में लोगों के लिए भी, वोटर भी यही सोच कर आ रहे हैं कि वो जल्द से जल्द जो है वो अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा गर्मी की शिद्दत और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ऐसे में यही वजह है कि सुबह के वक्त जो है वो ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है। तो आप देखें कि किस तरह से लोग यहाँ 2 पोलिंग बूथ है, एक बिल्कुल शबाना, पहले मरहले की और दूसरे मरहले की बात करें तो मगरबी बंगाल सरे फहरिस्त रहा। आसाम के साथ जब पोलिंग हो रही थी वोटिंग फीसद में, ऐसी उम्मीदें आज भी लगाई जा सकती हैं कि जैसे 2 मरहले गुजर चुके हैं पोलिंग फीसद को लेकर, ऐसा ही तीसरा मरहला होगा?
बिल्कुल, जिस तरह से सुबह के वक्त जो भीड़ नज़र आई थी वो वैसे ही भीड़ थी जो पहले और दूसरे मरहले में नज़र आई थी। तो उम्मीद की जा सकती है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा लोग आएंगे और भी ज़्यादा लोग आएंगे और लोगों में वोटिंग को लेकर काफ़ी उत्साह है, काफ़ी एक्साइटेड हैं लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं, घरों से निकल कर आ रहे हैं। तो आप देखेंगे हमारे पीछे जो खातून हैं, बुजुर्ग खवातीन हैं, तो ये लोग भी वोट डालने के लिए आ रही हैं और इंतज़ार नहीं कर रही हैं जब उन्हें मौका मिल रहा है। सुबह के वक्त अगर इस तरह की भीड़ है तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी तीसरे मरहले में भी जो वोटिंग परसेंटेज है बंगाल का वो 75 से 80% तक जाएगा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से लोग जो है वो आगे बढ़कर आ रहे हैं वोट डालने के लिए, ये अपने आप में काफ़ी खास है कि लोगों में वोटिंग के तय बेदारी आई है। और सबसे अहम बात कि जनूबी 24 परगना का ये इलाका है, ये ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। तो जिस तरह से आपने पहले मरहले में और दूसरे मरहले में जिस तरह से खासकर नंदीग्राम जो है वो चर्चा में रहा था, तो इस बार तीसरे मरहले में 24 परगना जो है वो चर्चे में रहेगा, क्योंकि 24 परगना मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है यहाँ पर। ये तीनों ही जिला जहाँ आज तीसरे मरहले के तहत वोटिंग हो रही है, यहाँ मुस्लिम अक़लियतों की एक बड़ी आबादी है। तो ऐसे में इनकी जानिब से भी जो है, और ये भी ज़्यादा नज़र होगी कि अक़लियती तबके जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग के अमल में जो है वो हिस्सा ले, उस पर भी ख़ास तवज्जो दी गई है। साथ ही साथ आज जिस तरह से 24 परगना, हावड़ा और हुगली, ये तीनों ज़िला है ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। साथ ही साथ ये जो 24 परगना, दक्षिण 24 परगना का जो ये इलाका है, ये काफ़ी मजबूत गढ़ माना जाता है ममता बनर्जी के लिए। और ममता बनर्जी को शायद इन जिलों से जो है वो काफ़ी उम्मीदें हैं। 31 सीटों पर जो है वो आज वोटिंग हो रही है। और जिस तरह से यहाँ तृणमूल कांग्रेस को कहीं न कहीं ये भी अंदाजा हो चुका है पहले ही कि इस बार का इलेक्शन उनके लिए पहले जैसा नहीं रहा, इस बार ज्यादा उन्हें ताकत लगानी होगी। ऐसे में बजाहिर ये इलाके अगर टीएमसी के गढ़ रहे हों, लेकिन इस बार थोड़ी मुश्किलात हैं, तो क्या इस बार मुकाबला कुछ और देख रही इस असेंबली सीट पर? देखिए, तृणमूल कांग्रेस या दूसरी पार्टी, सबों को इलेक्शन के वक्त जो है वो आसान नहीं होता और हर एक जमात जो है वो इलेक्शन के मौके पर ये कोशिश करती है कि जो वो अपनी जीत का जो सिलसिला है वो बरकरार रखे। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए अहम बात यह है कि इस बार मुद्दों को लेकर सियासत नहीं हो रही है। यानी ममता बनर्जी कटहरे में नहीं खड़ी हैं कि वो शारदा मामला हो, नारदा मामला हो, या फिर अम्फान जो तूफान में जो घपले हुए, या फिर जो तरक्याती काम हुए, उसको लेकर सवाल नहीं किए जा रहे हैं। इस बार जो बंगाल असेंबली इलेक्शन हो रहा है वो ताकत की लड़ाई हो रही है। ममता बनर्जी अपनी ताकत दिखा रही हैं और ममता बनर्जी की ये कोशिश है कि जिस तरह से ममता बनर्जी एक मकबूल लीडर के तौर पर, एक तेज और तर्रार लीडर के तौर पर उभर कर सामने आई है, तो ऐसे में वो अपनी जो ये ताकत है वो बरकरार रखे। वहीं बीजेपी के लिए ये जरूरी है कि बीजेपी ने जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन में कामयाबी हासिल की थी, अब बीजेपी उसी ताकत के साथ सामने आ रही है। हालांकि बीजेपी की जानिब से सोनार बांग्ला का नारा लगाया गया है, लेकिन इस सोनार बांग्ला के साथ साथ जो आवाम के सामने जो मुद्दे हैं वो खास मुद्दे ये है कि कौन सी पार्टी बंगाल की सियासत के लिए अहम साबित होगी की हुई, तो वहीं अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है टीएमसी और कांग्रेस का इत्तेहाद, जैसे कि हम जानते हैं कि मगरबी बंगाल में है। ऐसे में देखना ही होगा कि जो ममता बनर्जी के गढ़ कहे जाने वाले इलाके हैं जहां पर आज पोलिंग हो रही है, उसमें क्या ममता बनर्जी को यानी टीएमसी को पहले जैसी चाह मिलती है, यानी पहले जैसी सीटें मिलती हैं नहीं, या फिर बीजेपी ज्यादा गेन करती हुई नजर आती है, या कांग्रेस प्लस यानी लेफ्ट इत्तेहाद कुछ यहां पर दमखम दिखाता है। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जमहूरियत का दिन है और जश्न में लोग शामिल हो रहे हैं। इस बीच खबर यह आ रही है मगरबी बंगाल के हावड़ा से कि वहां पर ईवीएम मशीन किसी टीएमसी के नेता के घर पर बरामद हुई है। इस हवाले से कुछ जानकारी आपको मिल पा रही, शबाना एजाज? देखिए, मैं 24 परगना में हूँ और यहाँ जो जिस तरह से वोट डाले जा रहे हैं उस पर जो है वो उसका जायजा ले रही हूँ। लेकिन हावड़ा में इस तरह की खबर आई है, जो उलूबेड़िया और उलूबेड़िया का इलाका है, वहाँ ईवीएम मशीन जो है वो एक नेता के जो है वो के घर से मिला है, लेकिन अब तक जो है वो इसकी तस्दीक नहीं हुई है और इस ताल्लुक से बीजेपी ने ये ऐसा इल्ज़ाम लगाया है। तो थोड़ी देर बाद जब इस ताल्लुक से कोई बयान सामने आएगा तो इस ताल्लुक से जो है वो तस्वीरें जो है वो साफ हो जाएंगी। लेकिन ईवीएम को लेकर जिस तरह से खास पार्टी जो है, सियासी जमात जिस तरह से कटहरे में थी, तो ऐसे में समझा ये जा रहा था कि अब जो है एक नया
खेल जो है वो शुरू हुआ है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन को अपनी इमेज जो है वो बेहतर बनाने की जरूरत है, ताकि लोगों में जो भरोसा है वो बरकरार रहे। हमने देखा है कि लोगों ने भी गुस्सा उतारा है और लोग में भी नाराजगी देखी जा रही है। तो ऐसे में जिस तरह से बीजेपी का ये एलिगेशन सामने आया है, वो जो नेता है वो ये कहा जा रहा है कि वो ब्लॉक सत्ता का वो जो है वो लीडर है, पार्टी का कोई बड़ा लीडर नहीं था। अभी तक इस ताल्लुक से तृणमूल कांग्रेस के किसी बड़े लीडर का बयान नहीं आया है। तो अब जैसे ही इस मामले पर जो कार्रवाई होती है या कोई बयान सामने आता है तो तस्वीरें साफ होगी। जी जैसा कि शबाना जाज, आज तीन जिलों में जहां पर वोटिंग हो रही है, आपने भी इसका जिक्र किया कि ये तृणमूल का मरकज रहा है। इन इलाकों में तृणमूल को अच्छा खासा वोट मिलता रहा, मुस्लिम अक्सरती इलाके हैं। जब किसी इलाके की बात होती है तो इलाके में तरक्की कितनी हुई, ये भी सबसे अहम सवाल उठता है। क्या तृणमूल कांग्रेस से खुश रहे हैं अवाम कि अब तक जो कामकाज हुआ, इलाके की तस्वीर जब आप पहुंची होंगी तो क्या देख पा रही, क्या खातिर खार तरीके से वहां पर तरक्की देखी जा रही है या नहीं? देखिए, जो 24 परगना का इलाका है ये पसमानदा इलाका है। नॉर्थ 24 परगना का इलाका आपने देखा होगा कि जहां पिछली बार इलेक्शन हुए थे सेकंड मरहले में, तो वो इलाका जो है वो उसकी पसमानदगी वो भी एक पसमानदा तरीन इलाका था। और साउथ 24 परगना भी उसी तरह का एक इलाका है। यहाँ भी लोग मजदूरी के कामों से वाबिस्ता हैं। खासकर जो अम्फान तूफान आया था, जो एक बड़ी तबाही हुई थी बंगाल में, उससे ये इलाका पूरी तरह से जो है वो मुतासिर हुआ था। लोगों को अब भी मुश्किलात का सामना है। तो ऐसे में जिस तरह से लोग वोट डाल रहे हैं, तो यहाँ जो लोग वोट डालेंगे तो उम्मीद की जा रही है कि इस मुद्दों को, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी उनके सामने हैं, तो उन मुद्दों को सामने रखकर जो है वो वोट डाले जाएंगे। क्योंकि इस इलाके में अगर किसी बात को लेकर ज्यादा प्रचार किया गया है, ज्यादा जो है वो बयान दिया गया है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, चाहे वो टीएमसी की तरफ से हो, या वो लेफ्ट कांग्रेस की जानिब से हो, तो वो सबसे ज्यादा यही था कि जो लोग तबाह हाल हुए हैं, जो लोग अम्फान तूफान में जिनके घर और मकान, दुकान मकान सब कुछ तबाह बर्बाद हुआ है, लोग बदहाल हुए हैं, उनको उनकी जिंदगी को किस तरह से पटरी पे लाया जाए। तो इस तरह के जो है वो यहाँ लोगों को वादे किए गए हैं। अब देखना ये होगा कि किन वादों को, किनके वादों पर लोग अपने जो है वो भरोसा करते हैं और उनके नाम पर मुहर लगाती है। तो पहला मरहला, दूसरा मरहला आपने कवर किया और तीसरे मरहले को कवर करने के लिए ग्राउंड में मौजूद हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि पहले और दूसरे मरहले से किस कदर ये तीसरा मरहला मुख्तलिफ है और किसी भी पार्टी के लिए इस मरहले में जीत दर्ज करना कितना अहम है? देखिए, ये मरहला जो है, तीसरा मरहला जहां इलेक्शन हो रहे हैं, ये कोलकाता शहर से काफ़ी करीब है। चाहे वो हावड़ा की बात करें, हुगली की बात करें या साउथ 24 परगना की बात करें। तो ऐसे में जिस तरह से कोलकाता शहर अगर एक तरक्की याफ्ता शहर के तौर पर देखा जाता है, तो इन ज़िलों में किस तरह की तरक्की हुई, ये सबसे अहम है। साथ ही साथ पहले मरहले में आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है वो इलेक्शन के लिए जिस तरह से लोग सामने आए थे। दूसरे मरहले में नंदीग्राम जो है वो मौजूद बहस बना हुआ था, क्योंकि वज़ीर आला ममता बनर्जी वहाँ से उम्मीदवार थी नंदीग्राम से, और एक बड़ी ताकत का जो है वो मुजाहरा वहाँ देखा गया कि जो नंदीग्राम जो है वो बंगाल की इक़्तिदार की किस्मत का फैसला करेगा कि कौन सी पार्टी जो है वो बंगाल के इक़्तिदार पर काबिज होगी। लेकिन ये जो तीसरा मरहला है ये काफ़ी अहम है, क्योंकि तीसरे मरहले में अब लोग जो है यहाँ तरक्की के मुद्दे पर अपने जो हालात हैं उसको सामने रखकर लोग वोट डालेंगे। क्योंकि यहाँ जो है वो तरक्की का सपना लोगों को ज़रूर दिखाया गया है। कोलकाता शहर से करीब है, लोगों को ये उम्मीद बनती है कि अगर कलकत्ता तरक्की कर रहा है, कोलकाता तरक्की कर रहा है, तो ये इन जिलों में भी तरक्की की जो है वो लहर देखी जाएगी, जबकि इस तरह के हालात नहीं हुए। साथ ही साथ जो अम्फान तूफान आया उसकी वजह से जो लोग जिस तरह के जो हालात थे वो और भी ज़्यादा बिगड़े, लोग परेशान हाल हैं। यहाँ पर राशन जो है वो मुफ्त दिया जाता है, मुफ्त दिए जाने का वादा किया गया है। तो ऐसे लोगों को जो उम्मीदें हैं वो यहाँ पर लोग जो है वो काफ़ी कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं। जो तालीम का जो मुद्दा है वो यहाँ काफ़ी ख़ास है, रोज़गार का मुद्दा है वो काफ़ी ख़ास है, और ख़ासकर ये अक़लियती इलाका है। तो अगर यहाँ किसी भी पार्टी को मजबूती मिलती है इन तीन ज़िलों में, तो वो अक़लियतों पर भी अपना वोट बैंक जो है वो मजबूत करने में कामयाब होगा। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या फिर लेफ्ट कांग्रेस हो। लेफ्ट और कांग्रेस जो है वो यहाँ, लेफ्ट और कांग्रेस का एक ज़माने में ये गढ़ रहा था ये इलाका, अब ये इलाका जो है वो तृणमूल कांग्रेस के कब्जे में है। तो आज की जो वोटिंग है, तीसरे मरहले की जो वोटिंग है, यहाँ जिस तरह से लोग घरों से निकलकर सामने आएंगे, तो इसके बाद जो दीगर जो मरहले हैं वो भी
बहुत आसान हो जाएगा। समझा ये जा रहा है कि आज जिस पार्टी तो में मगरबी बंगाल में तीसरा मरहला आज शाम को खत्म हो जाएगा, बाकी 5 मरहले बचेंगे। 5 मरहलों के बाद वोटिंग मगरबी बंगाल की मुकम्मल हो जाएगी और 2 मई को नताए जाएंगे। इसी तरीके से आज की अगर हम बात करें तो कुल मिला लें, अगर 4 रियासतें और 1 यूटी मिला लें तो तकरीबन 475 असेंबली सीट्स हैं जहां पर आज पोलिंग हो रही है। पोलिंग के हवाले से पल पल की अपडेट्स अपने नाज़रीन को देते रहेंगे। आपका भी रुख करेंगे। बेहद शुक्रिया शबाना एजाज हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। तो आज जमहूरियत का जश्न मुल्क की 4 रियासतों और 1 यूटी में मनाया जा रहा है, जहां पर आवाम लंबी लंबी कतारों में देखे जा रहे हैं। बात अगर हम केरल की करें तो केरल में भी आज असेंबली इंतखाबात के तहत वोट डाले जा रहे हैं। सभी 144 सीटों पर 957 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, यानी एक ही मरहले पर यहाँ इंतखाब मुकम्मल हो जाएंगे। 2,74,46,000 से ज्यादा राय दहिंदगान अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। आजादाना व मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए पोलिंग मराकज पर सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त है। केरल में रिवायती हरीफों लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ और यूडीएफ और साथ ही बीजेपी की क़यादत में एनडीए के बीच सह फरीकी मुकाबला देखा जा रहा है। और ई श्रीधरन को तस्वीरों में आप देख रहे हैं, उन्होंने वोटिंग किया, जिन्हें प्रोजेक्ट किया है सीएम के उम्मीदवार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने। तो इस बार ये देखना होगा कि एलडीएफ और यूडीएफ के बीच एनडीए क्या अपना प्रेजेंस दिखाती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ मनु भारत रिपोर्टर पुंडुचेरी से जुड़ रहे हैं, जिनका रुख कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे हैं। मनु, इस बार का इलेक्शन किस हद तक मुख्तलिफ आप देख रहे हैं, अलग देख रहे हैं, और इस वक्त जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? हाँ सना जी, मैं कन्नूर में हूँ। अभी केरल के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है कन्नूर। कन्नूर बहुत सेंसिटिव एरिया है। इधर 3,000 से ज़्यादा 3,137 बूथें हैं। उस पूरे बूथ में वेबकास्टिंग फैसिलिटी है। मैं अभी कोडियरी नामक एक गांव में एक पोलिंग स्टेशन है। उस पोलिंग स्टेशन में सीपीएम स्टेट सेक्रेटरी कोडियरी बालाकृष्णन इधर वोटिंग के लिए आएगा। थोड़ी देर पहले हमारा चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने अपनी मतदान किया, पिनराई पोलिंग स्टेशन से उन्होंने किया है। इधर पूरे कन्नूर में पूरे जगहों में वेबकास्टिंग फैसिलिटीज़, पूरे पोलिंग स्टेशंस में वेबकास्टिंग फैसिलिटीज़ दे दिया है। और इधर 56 बूथ पोलिंग स्टेशंस में माओइस्ट थ्रेट है, इसलिए उधर और सेंट्रल फोर्सेस का जो सिक्योरिटी वगैरह दे दिया है। और अभी केरल में पूरे 15% तक पोलिंग आ गया है। वामपंथी दल का ये विश्वास है कि वो इस बार भी एक और मौका उन्हें मिलेगी कि इस चुनाव में एक और मौका मिलेगा और सरकार दोबारा वामपंथी दल का होगा। इसका इस तरह का विश्वास नहीं। लेकिन यूडीएफ का एक्सपेक्टेशंस थोड़ा अलग है। वो ये बता रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर केरल में बहुत ज़्यादा है। इस बार यूडीएफ को एक मौका मिलेगा सरकार बनाने के लिए, ये यूडीएफ का प्रतीक्षा है। बीजेपी भी और एनडीए भी अभी केरल में अभी पिछले बार उनका अकाउंट ओपन किया है। इस बार उनका प्रतीक्षा ये है कि 3-4 जगह में वो अपनी जीत सकता है। इसमें है बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट कोनी से लड़ाई कर रहा, बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट कोनी से कंटेस्ट कर रहा है और बीजेपी का एक लीडर कराकुटम से जो कंटेस्ट कर मनी, रहा है। आप तो पार्टियों के दावों की बात कर रहे हैं। अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो एलडीएफ और यूडीएफ के अलावा एनडीए का प्रेजेंस किस तरह से दिख सकता है, क्या कुछ कहते हैं जानकार? हाँ, एनडीए का पोलिंग वोट शेयर इस बार थोड़ा ऊपर जाएगा। पिछले बार वो सारे स्टेशंस में 10 या 15% थे। इस बार वो और आगे बढ़ेगा। कुछ जगह में पालक्काड में ई श्रीधरन, पहले डीएमआरसी का वो लीडर हेड ई श्रीधरन कंटेस्ट कर रहा है। और हमारा बीजेपी का केरल राज्य के अध्यक्ष के सुधाकरन 2 जगह से केरला से तफसीलात हैं और तस्वीरें हैं जो हमारे नुमाइंदे एक बूथ पर मौजूद है वहां से दिखा रहे। बहुत शुक्रिया मनी, बस वक्त की कमी है, आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे। फिलहाल आसाम की बात कर ले। आसाम में भी आज 40 सीटों पर पोलिंग हो रही है और आसाम में आज 40 सीटों पर पोलिंग होने के बाद इंतखाबी अमल मुकम्मल हो जाएगा, यानी 3 मराहिल में ही यहाँ इंतखाबात होने थे। तीसरे मरहले और आखिरी मरहले के तहत आज पोलिंग हो रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे निलॉय भट्टाचार्य जुड़ रहे हैं, जिनका रुख कर लेते हैं। निलॉय, आज आखिरी मरहले के तहत, तीसरे मरहले और आखिरी मरहले के तहत पोलिंग हो रही है। आसाम के अवाम कितने एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हैं, तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं, सबसे पहले बताइएगा।
जी हिना, आज तीसरे मरहले की इंतखाबात में आप सुबह से ही हम जो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ की खवातीन सुबह 5 बजे से ही वहाँ नीलॉय, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, आप बोल रहे हैं लेकिन आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। लेकिन तस्वीरें आप दिखाते रहिए ताकि मैं नाज़रीन को बताती रहूं कि आप इस वक्त पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और वहां पर पोलिंग का अमल किस तरह से जारी है। तो इंतखाबी जंग 2021 के लिए पोलिंग हो रही है। आसाम में तीसरे और आखिरी मरहले के तहत पोलिंग हो रही, 40 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। नीलॉय, अब आप बोल सकते हैं। जी, अगर आपको सुनाई दे रहा है तो अब आज तड़के सुबह 5 बजे से ही तीसरे मरहले के इंतखाबात में जिस तरीके से खवातीन बाहर निकल के आई है और जिस तरीके से हुजूम में वो मतदान केंद्र तक पहुंची है, निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छा जो एक संकेत है कि लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। दूसरे मरहले के अगर जो पोलिंग परसेंटेज देखें तो करीबन 80-81% का पोलिंग हुआ था। इस बार उम्मीद किया जा रहा है कि उससे भी आगे जाए। आज जो 40 सीटों पे आज चुनाव हो रहा है, वहां पे गुवाहाटी, दिसपुर के जो अहम चुनावी क्षेत्र है वहां पे भी चुनाव आज हो रहा है। हिमंत बिश्व शर्मा जैसे दिग्गज नेताओं का आज भाग्य निर्धारण यहाँ होने वाला है। बीजेपी प्रेसिडेंट रंजीत कुमार दास के भाग्य निर्धारण और कई जो इस बार के मंत्रिसभा के मंत्री यहाँ हैं उनके भाग्य आज जो निर्धारित होंगे। लेकिन अगर सबसे अहम बात करें तो इस चुनाव तीसरी मरहले के इंतखाबात में जो बीटीआर या बोडो एरिया है, बोडो एरिया जो अधिसूचित एरिया है, उस इलाकों में जहां पे मतदान हो रहे हैं वहां पे दोनों ही घटक दल जो है ग्रैंड अलायंस और फ्रेंडली अलायंस, बीजेपी एजीपी के जो फ्रेंडली अलायंस है वहां पे यूपीपीएल का इस बार जो कितने वोट वो जीत के लाते हैं बीटीआर एरिया। बिल्कुल देखने वाली बात होगी और आपसे हम अपडेट इस हवाले से लेते रहेंगे किस तरीके से पोलिंग का अमल जारी और इस बार का जो तीसरा और आखिरी मरहला है वो किस तमाम पार्टियों के लिए किस हद तक अहमियत का हामिल दिखाई दे रहा है। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, वक्त की कमी है नीलॉय। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, आगे भी मुलाकात होगी और पल पल की अपडेट इंतखाबात के हवाले से हम आपको देते रहेंगे। आदाब।